शांत सा गांव जिसका नाम है टॉब विलेज। यहाँ एक लड़का लकड़ी तोड़ रहा होता है, सिर्फ अपनी स्ट्रॉन्ग पंच से। वो पसीना पोंछता है और बोलता है कि उसका काम खत्म हो गया है। उसका नाम है लो, एज 16 साल। तभी एक लड़की लो को डांटती है कि वो उसके पैर दबाने में मदद नहीं कर रहा। लो शर्माते हुए हाँ बोल देता है। अचानक वो लड़की जंप करती है और किसी को सीधा मुंह पर लात मार देती है, चिल्लाते हुए। वो लड़की यूना होती है। गुस्से में यूना बाकियों से कहती है कि लो से सब काम करवाना बंद करो। लो चुपचाप सबको देख रहा होता है, थोड़ा सा लॉस्ट सा लगता है। यूना लो को डांटती है कि वो हमेशा पुश ओवर जैसा बिहेव करता है और उसे थोड़ा बोलना सीखना चाहिए। लो बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। यूना कहती है कि बात फर्क पड़ने की नहीं है। फिर यूना स्माइल करती है और कहती है कि उसे पता है कि लो कितना काइंड है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड हो जाती है। वो सजेस्ट करती है कि गांव के बाहर चलते हैं। लो धीरे से बताता है कि उसे एक हिडन रास्ता पता है जो गांव के बाहर जाता है। तभी उनकी दादी आ जाती हैं और याद दिलाती हैं कि उन्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है। वो यूना को पकड़कर वापस खींच लेती हैं और जोर से नहीं चिल्लाती हैं। एक गांव वाला कहता है शांत हो जाओ, लेकिन यूना गुस्से में बोलती रहती है। एक आदमी लो से बोलता है कि बाद में पानी भरने में मदद कर देना। लो पोलाइटली हाँ बोल देता है। यूना चिल्लाती है कि उसे काम नहीं करना। कोई बोलता है कि लो और यूना बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक लड़की लो से कहती है कि थोड़ा रेस्ट कर ले और अपनी मर्जी का कुछ कर। फिर भी लो कहता है कि वो मदद करेगा। लो याद करता है कि उसके पेरेंट्स बहुत जल्दी गुजर गए थे, लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसे फैमिली की तरह रखा। वो समझता है कि सब लोगों ने उसे सपोर्ट किया ताकि वो कभी अकेला महसूस न करे। एक आदमी को पीठ पर उठाए हुए लो सोचता है कि वो इस एहसान का बदला कैसे चुकाए। वो मुस्कुराता है और बोलता है कि उसे अपना गांव और यहाँ के सब लोग सच में बहुत पसंद है। बूढ़ा आदमी इमोशनल होकर लो को गले लगा लेता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। लो चलते हुए सोचता है कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये गांव के लोग ही हैं। यूना को गांव के बाहर जाने की कोशिश के लिए बांस के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। वो कंप्लेन करती है कि उन्हें कभी बाहर जाने क्यों नहीं देते। वो बोलती है कि बाहर के लोग यहाँ आते हैं तो बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है। दादी कहती है कि बात ये नहीं है, बाहर की दुनिया खतरनाक है। वो सीरियस टोन में बताती हैं कि वो लोग नफरत किए जाते हैं। यूना कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है, नफरत किससे? दादी ठंडी आवाज में बोलती हैं कि उसे रीजन जानने की जरूरत नहीं है। लोग कुएं पर पानी भर रहा होता है, अपना काम खत्म करके धीरे से बोलता है कि हो गया। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है। यूना छुपके से इशारा करती है और श्श बोलती है। वो प्राउडली बताती है कि वो भाग निकली है और लो को साथ चलने को बोलती है। वो कहती है डांट पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी ग्लोरी के लिए वर्थ इट है। लो शॉक में होता है, लेकिन यूना उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। यूना घुटनों पर बैठकर कहती है कि दादी फिर गुस्सा होंगी। फिर स्माइल करके बोलती है कि सब ठीक है और वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। लो शर्मा जाता है और ध्यान से सुनता है। दोनों एक जंगल से गुजरते हैं जहां लंबी लंबी पेड़ और सनलाइट आ रही होती है। यूना एक्साइटेड होकर आगे इशारा करती है और कहती है यही है। लो ऊपर देखता है और सरप्राइज हो जाता है। उनके सामने बाहर की दुनिया का बड़ा सा व्यू होता है। यूना हाथ उठाकर प्राउडली बोलती है कि ये बाहर की दुनिया है और ये बहुत बड़ी है। लो नीला आसमान और खुली दुनिया देखकर ऑ में रह जाता है। वो ब्लश करता है और बोलता है ये तो इनक्रेडिबल है। यूना उसके पास खड़ी होती है, सॉफ्ट सी स्माइल के साथ। लो एक बुक खोलता है और यूना से पूछता है कि क्या उसे बाहर की दुनिया के रूल्स पता है। बुक में रैंकिंग्स, पावर, सिस्टम्स, जॉब्स और रिवॉर्ड्स के बारे में लिखा होता है। यूना कंपेयर करती है और कहती है कि बाहर की दुनिया के रूल्स ज्यादा एक्साइटिंग हैं। वो डिक्लेयर करती है कि उसे गांव के रूल्स की परवाह नहीं, वो एडवेंचर पर जा रही है। वो लो की तरफ हाथ बढ़ाती है। लो हेजिटेट करता है। यूना कहती है कि उसे दुनिया में जाना ही पड़ेगा। वो याद दिलाती है जब वो 5 साल के थे और एक जायंट बर्ड ने उन पर अटैक किया था। फ्लैशबैक में खतरनाक काला पक्षी उन पर झपटता हुआ दिखाई देता है। यूना आंसुओं से कहती है कि लो ने उसे तब बचाया था। लो सरप्राइज हो जाता है। यूना एक्साइटेड होकर कहती है हाँ ये सच था। वो कहती है कि उस दिन से उसे पता चल गया था कि लो स्पेशल है, चाहे वो हमेशा थोड़ा ब्लैंक ही क्यों ना रहे। वो बोलती है कि जब लो सच में ट्राई करता है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। यूना ब्राइट स्माइल के साथ फिर इनवाइट करती है। दोनों एक खूबसूरत रास्ते पर चलते हैं। लो धीरे से थैंक्स बोलता है, फिर रुककर कहता है कि उसे अपना गांव बहुत प्यारा है और वो छोड़कर नहीं जा सकता। यूना गुस्से में उसे मुक्का मारती है और स्टबर्न इडियट बोलती है।
वो चिल्लाते हुए चली जाती है, कहती है कि वो अकेले ही जाएगी और लो हमेशा यहीं अटका रहेगा। लो उसे जाते हुए देखता है और धीरे से बोलता है, ध्यान से जाना। वो अकेला बैठकर सोचता रहता है। टाइम पास होता दिखाया जाता है, आसमान बदलता है। लो डिसाइड करता है कि उसे वापस जाना चाहिए। तभी उसे आसमान में कुछ अजीब दिखाई देता है। एक ऑब्जेक्ट एनर्जी के साथ पल्स कर रहा होता है। अचानक वो चीज एक तेज रोशनी का बीम जमीन की तरफ छोड़ती है। शॉक वेव से लो हवा में उछल जाता है। वो जमीन पर गिरता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, ये क्या था? आगे भागते हुए वो देखता है कि वो अजीब चीज गायब हो चुकी होती है। लो की आंखें अचानक डर से फैल जाती हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसके दिमाग में एक के बाद एक चेहरे आते हैं, यूना, दादी और पूरा गांव। घबराहट में वो क्लिफ के किनारे तक पहुंचता है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है उसके कदम अपने आप धीरे हो जाते हैं। नीचे झांकते ही उसकी सांस अटक जाती है। गांव गांव गायब था। जहां कभी टोप गांव था, वहां अब सिर्फ एक बहुत बड़ा गड्ढा था। सब कुछ मिटा हुआ, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। लो बिना पलक झपकाए देखता रह जाता है। उसका दिमाग समझने की कोशिश करता है, पर आंखों के सामने जो है वो सच था। गांव सच में खत्म हो चुका था। लो गड्ढे के अंदर भाग जाता है, चिल्लाता है, यूना, दादी, कोई है? कोई जवाब नहीं। तब अचानक उसके सामने यूना की एक तस्वीर सी उभर आती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो हमेशा लो के साथ रहेगी। लो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर और चेहरे दिखते हैं, गांव के लोग, सब उसे तसल्ली देते हुए कि वो अकेला नहीं है। ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लो घुटनों के बल गिर जाता है, जोर से चीख पड़ता है। उसका दर्द हवा में फैल जाता है। वो खुद से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। आंखों में आंसू लिए वो सबको खोने का गम मनाता है। जमीन को जोर से पकड़कर वो खुद को कोसता है कि वो फिर से देश से पहुंचा। तभी एक आदमी जिसके बदन पर चादर होती है वहां आकर रुकता है। वो कहता है कि वो बस देख ही सकता था। वो चुपचाप लो के सामने खड़ा रहता है, उसके दर्द को समझते हुए। लो उसके सामने झुक जाता है। आदमी पूछता है कि क्या तुम टॉरी गांव के सर्वाइवर हो? लो हल्की सी आवाज में कहता है, हां। आदमी धीरे से कहता है कि यह बहुत मुश्किल होगा। फिर बोलता है कि अब वो आइलैंड भी नहीं रहा। लो को कहता है कि चिंता मत करो। वो पूछता है कि क्या लो जानता है कि वो अजीब चीज क्या थी? तभी एक और आदमी वहां आ जाता है। गुस्से और घबराहट में पूछता है, ये सब क्या हुआ? पूरा गांव कैसे गायब हो गया? लो दर्द और उलझन में चीखता है, मुझे बताओ, ये सब क्या था? चादर वाला आदमी गंभीर चेहरे के साथ बोलता है। वो लो को कहता है कि गांव को भूल जाओ। उसके हाथ में एक कागज देता है जिस पर एक सेफ जगह लिखी होती है। दूसरा आदमी गुस्से में चिल्लाता है, पूरा गांव मिटा गया और तुम बस भूलने को कह रहे हो? वो बोलता है कि ये दुनिया एक बच्चे के लिए सेफ नहीं है। लो चुपचाप सुनता रहता है। आदमी कहता है कि पास्ट को छोड़ दो, इसी में बचाव है। जाते जाते उसे वार्निंग देता है कि और ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। वो लो से भीख मांगता है कि लड़ने मत जाओ और एक और शिकार मत बनो। तब लो के कान में यूना की बात गूंजती है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अंदर कुछ जाग उठता है। आदमी हैरानी से देखता है जब लो के आसपास ताकत फैलने लगती है। लो दांत भींचकर बोलता है, वो कभी नहीं भूल सकता जो हुआ है। उसके चारों तरफ एनर्जी घूमती है। लो जोर से कहता है कि वो आइलैंड पर जाएगा और सबको वापस लाएगा, चाहे कुछ भी हो। तब उसके दिमाग में बचपन की यादें आती हैं। एक बार वो जमीन धंस जाने के बाद अकेला खड़ा था। उसने उस हादसे में अपने माँ बाप खो दिए थे। वो बिल्कुल अकेला रह गया था। तब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। गांव वाले उसे अपने साथ ले आए थे। सबने उसे अपनी फैमिली की तरह रखा। यूना हमेशा खुश रहती थी, उसके पास रहती थी। लो को याद आता है कि वो हमेशा उसके साथ थी। गांव के सब लोग अच्छे थे। जो भी मदद मांगे वो कभी मना नहीं करते थे। एनर्जी से घिरा लो बोलता है, वो उनमें से किसी को भी कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। वो जोर से चिल्लाता है, मैं आइलैंड जाऊंगा और सबको वापस लाऊंगा। उसे देख रहा आदमी इस भारी ताकत से हिल जाता है। लो के आसपास एक तेज औरा फैल जाता है। उसके शरीर से प्राणा बहने लगता है। बताया जाता है कि प्राणा हर जिंदा जीव की मानसिक शक्ति होती है। हर कोई इसे रख सकता है, पर बहुत कम लोग इसे महसूस कर पाते हैं। कुछ खास लोग इसे बिना सोचे यूज कर लेते हैं। आमतौर पर यह दिखता नहीं, पर जब प्राणा ज्यादा स्ट्रांग हो तो चमकने लगता है। कुछ जातियों के पास अलग टाइप का प्राणा होता है। कुछ चेहरे दिखते हैं जैसे गांव के लोग भी कुछ खास थे। चादर वाला आदमी जीभ चपकाता है। उसे समझ आ जाता है कि लो ही बैबल का सर्वाइवर है। वो कहता है कि वो लो को बाद में लेना चाहता था, पर अब वक्त आ गया है। वो एक तलवार लो की तरफ फेंकता है। बोलता है, अगर आइलैंड जाना है तो तलवार उठाओ।
और अगर तुमने दम दिखाया तो मैं ट्रेनिंग दूंगा। माहौल और भारी हो जाता है। आदमी लाल तलवार पकड़कर कहता है, मुझ पर जान से वार करो। नीली प्राणा से चमकता लो लाल औरा वाले योद्धा के सामने खड़ा होता है। तलवारें टकराती हैं, तेज और भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। नया होने के बावजूद लो पीछे नहीं हटता। उसकी ताकत हैरान कर देने वाली होती है। लड़ाई और तेज हो जाती है। देखने वाला बोलता है कि लो का प्राणा कंट्रोल आम लोगों से काफी आगे है। लो और ज्यादा प्राणा छोड़ता है। एक जबरदस्त एनर्जी का झटका निकलता है। पूरा इलाका हिल जाता है। बाद में आदमी बताता है कि उस आइलैंड का नाम है ब्लैक गॉड सीट, एक रहस्यमयी जगह जो समुद्र के बीच अपनी जगह बदलती रहती है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह आदमी मान लेता है कि वो फिर से देर से पहुंच गया। लो को बताया जाता है कि एक थ्योरी के मुताबिक जो लोग उस रोशनी में घिरे थे, शायद उन्हें भगवानों के आइलैंड पर ले जाया गया हो। लो सोचता है, अगर उसने भी उस रोशनी को छू लिया होता तो शायद वो भी वहां पहुंच जाता। पर आदमी कहता है, ये सिर्फ एक अंदाजा है, पक्का सच नहीं। लो पूछता है, अब उसे क्या करना चाहिए ताकि वो उन तक पहुंच सके। आदमी समझाता है, पहला रास्ता है एडवेंचरर रैंकिंग सिस्टम। लो ध्यान से रिपीट करता है, एडवेंचरर रैंकिंग। ये सिस्टम एडवेंचरर्स को उनके काम, तजुर्बे और ताकत के हिसाब से रैंक करता है। जो लोग टॉप 10 में पहुंच जाते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ सकें और दुनिया उन्हें पहचाने। अगर कोई टॉप 10 में आ जाए तो उसे भगवानों के आइलैंड तक जाने का हक मिलता है। वो आइलैंड इस दुनिया का नंबर 1 डेंजर जोन माना जाता है। लगभग कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आया। आदमी लो से पूछता है, इतना सब जानने के बाद भी क्या तुम फिर भी जाना चाहते हो? लो बिना एक पल सोचे बोलता है, हाँ। आदमी उसे गहरी नजर से देखता है। उसकी आंखों में जो पक्का इरादा था वो आदमी को दिखता है। वो मान जाता है कि 1 साल तक वो लो को ट्रेनिंग देगा, पर साफ कहता है वो सिर्फ तलवार सिखा सकता है। लो हाँ बोल देता है। कहता है ये उसके लिए सीढ़ी होगी एडवेंचरर रैंकिंग चढ़ने की। आदा अपना नाम बताता है, आडा, नाइट रैंकिंग में नंबर 1 और इंसानियत का सबसे ताकतवर नाइट। जब लो से उसका नाम पूछा जाता है वो सिर्फ सीधा सा बोलता है, लो। आडा उससे हाथ मिलाता है और वार्निंग देता है कि वो उसे कभी भी छूट नहीं देगा। डूबते सूरज के नीचे जब दोनों हाथ मिलाते हैं, आडा लो को अपना पहला शिष्य मान लेता है। ट्रेनिंग शुरू होती है। लो का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, एक ही वार में दुश्मन को गिरा देना। जबरदस्त ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ फट जाते हैं, मांसपेशियां फट जाती हैं, हड्डियां तक चरक जाती हैं। कभी कभी तो वो मॉन्स्टर के मुंह में तक समा जाता है, जहां उसके शरीर से हर जगह से खून बह रहा होता है। उस दिन के बाद आडा ने कभी भी भगवानों के आइलैंड का जिक्र नहीं किया। लो मानता है कि गांव के लोग अभी भी जिंदा होंगे। सच जानने के लिए उसे खुद वहां तक जाना होगा। रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा हो, वो हार नहीं मानेगा। लो सोचता है, आखिर वो आइलैंड है क्या और गांव ऐसे कैसे गायब हो गया? एक पूरा साल वो बिना रुके ट्रेनिंग करता है, सच तक पहुंचने के लिए। 1 साल बाद लो वहीं खड़ा होता है, पर अब पहले से ज्यादा ताकतवर। आडा पूछता है, क्या तुम सफर शुरू करने के लिए तैयार हो? लो जवाब देता है, मैं बहुत पहले से तैयार हूं। उसके दिमाग में यूना की आवाज गूंजती है। वो पल याद आता है जब यूना ने उसे एडवेंचर पर चलने को कहा था। उसे कभी लगा भी नहीं था कि एक दिन वो अकेला निकल पड़ेगा। लो डिसाइड करता है कि अभी के लिए वो यूना का सपना अपने साथ लेकर चलेगा। आडा कहता है, अब चलने का वक्त आ गया है। लो बिना रुके आगे बढ़ता है और सिर्फ बोलता है, हाँ। इस तरह 17 साल का लो, थोड़ा लंबा, थोड़ा ज्यादा मजबूत, इंसानियत के सबसे ताकतवर नाइट का शिष्य बनकर अपनी यात्रा पर निकलता है, भगवानों के आइलैंड की तरफ। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज होती है, पक्का इरादा। यहीं से उसकी असली एडवेंचर शुरू होती है। एक नक्शा दिखाया जाता है जिसमें वालार किंगडम के अंदर टोरी गांव की जगह बताई जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। सामने आता है चमकता हुआ राजधानी शहर ट्रैक्सा। यहीं पर है अप्रेजल ब्यूरो का ट्रैक्सा ब्रांच। अंदर से कोई आवाज आती है, लूक, लूक। लूक अपनी टेबल पर सोया होता है। चारों तरफ किताबें बिखरी होती हैं। एक आवाज उसे जगाती है, टाइम होने वाला है। लूक घबरा कर उठ जाता है। उसे याद आता है कि वो फिर से सो गया था। हॉल में 2 औरतें चल रही होती हैं। एक पूछती है, क्या वो फिर से सो रहा था? दूसरी उसे डांटती है, लोगों की रैंकिंग का जिम्मा तुम्हारे हाथ में है और तुम ऐसे काम कर रहे हो। बताया जाता है कि अप्रेजर्स सिर्फ डेस्क पर बैठने वाले लोग नहीं होते। उनका बैज दिखाया जाता है जो बताता है कि ये लोग पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं रैंकर्स का अंदाजा लगाने के लिए। अप्रेजर्स का पद बहुत इज्जत वाला होता है क्योंकि वो किसी के टैलेंट और इम्तिहान को पहचान सकते हैं।
इस प्रोफेशन को दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक कामों में से एक माना जाता है। एक लड़की घबरा जाती है अपनी जिम्मेदारी समझकर। उसकी सीनियर पूछती है, तुम अपने करियर में क्या करना चाहती हो? लड़की जोश से कहती है, उसके बहुत सारे गोल्स हैं। सीनियर समझाती है, प्रमोशन का सबसे अच्छा तरीका है किसी स्ट्रॉन्ग रैंकर की एक्सक्लूसिव अप्रेजर बनना। लड़की का सपना होता है एक ऐसा रैंकर ढूंढना जो टॉप तक पहुंच सके। सीनियर उसे मजाक में रैंकिंग की दीवानी बोलती है। लड़की मुस्कुराकर मान लेती है। फिर वो सोचती है, क्या कहीं कोई नया सितारा पैदा हो रहा है जो पूरे रैंकिंग सिस्टम को हिला दे? सीनियर को लगता है कि ऐसा कोई शख्स यहीं मौजूद हो सकता है। हॉल लोगों से भरा होता है। सब तीसरा टेस्ट देने आए होते हैं। लड़की सोचती है कि शायद ये टेस्ट ताकत का नहीं बल्कि नेचर और सोच देखने के लिए है। वो अंदाजा लगाती है कि वो अनजाना सितारा शायद वही हो जिसने कुछ महीने पहले अजेकन जंगल अकेला क्लियर किया था। सीनियर हाँ में सर हिलाती है, कहती है, इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स आए हैं। वो एक यंग तलवारबाज का जिक्र करती है जो नोबल फैमिली से है, रैंक 793। फिर एक सुनहरे बालों वाले लड़के का नाम आता है, मैक्सिमन फैमिली से, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके अलावा भी और लोग हैं, एक व्यापारी रैंकर, एक भारी जिस्म का सेलर और पास ही बैठा एक गाइड रैंकर। अप्रेजर गर्व से कहती है कि उसके सब गेसेस सही थे। वो कहती है, सिर्फ देखकर उसे पता चल जाता है कौन किस फील्ड का रैंकर है। तभी एक लड़का काउंटर पर एक सोने का सिक्का रखता है। वो लड़की उसे वेलकम करती है और बताती है कि यहीं से एडवेंचरर रैंकिंग की रजिस्ट्रेशन होती है। लो सीधे बोलता है कि वो रैंकिंग एग्जाम ज्वाइन करना चाहता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो उसे एक फॉर्म देती है और कहती है अपना नाम लिखने को। साथ ही बताती है कि फीस 3000 में है। लो चुपचाप डेस्क पर बैठकर फॉर्म भरना शुरू करता है। उसी कमरे में और भी लोग बैठे होते हैं। प्रोसेस कंप्लीट करके लड़की उसे बताती है, तुम्हारा नंबर 53 है और अब दूसरे रूम में वेट करो। लो बिना कुछ बोले वहां से चल देता है। लड़की उसे जाते हुए देखती रहती है और कहती है कि आज भी बहुत से लोग नहीं समझते अप्रेजल ब्यूरो असल में करता क्या है। वो थोड़ी थकी हुई आवाज में बोलती है कि काफी टाइम बाद उसे ये सब फिर से समझाना पड़ा। तब एक औरत अनाउंस करती है, एडवेंचरर रजिस्ट्रेशन एग्जाम शुरू होने वाला है। वो बताती है कि एग्जाम 3 हिस्सों में होगा, लिखित टेस्ट, शारीरिक टेस्ट और रैंकिंग फील्ड का अंदाजा। लड़की सबको याद दिलाती है कि सिर्फ एक टेस्ट नहीं, पूरा स्कोर मैटर करता है, इसलिए हार मत मानना। लिखित टेस्ट शुरू होता है। सब कैंडिडेट्स पूरी लगन से लिखने लगते हैं। एक एग्जामिनी का हाल खराब हो जाता है। सिलेबस इतना बड़ा और सवाल इतने मुश्किल होते हैं कि वो घबरा जाता है। कुछ देर बाद औरत बोलती है, लिखित टेस्ट का समय खत्म। वो बताती है कि 2 घंटे बाद गांव के पास प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। स्कोर्स रेडी होते ही सबको गाइड किया जाएगा। वो लूक को बोलती है कि पेपर्स चेक करना शुरू करो। लूक कुर्सी पर बैठकर आंसर शीट्स छांटने लगता है। तब एक पेपर उसका ध्यान खींच लेता है। नंबर 53, नाम लिखा होता है लू फैंग। जैसे ही लूक आंसर्स पढ़ता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, ये आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट है। जहां बाकी लोगों के पेपर रिजेक्ट हो रहे थे, ये एकदम अलग था। लूक झुंझला कर बोलता है, उसे एक जीनियस का पेपर चेक करना पड़ रहा है। इस बीच कैंडिडेट्स को जंगल के एरिया में प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। एग्जामिनर रूल्स बताती है, आपस में लड़ना मना है। जो चीज पहले पकड़ेगा वही उसकी होगी। एक लड़का बोलता है उसे कीड़े पकड़ने आते हैं और जड़ी बूटियों का भी नॉलेज है। तब एक आदमी जबरदस्ती प्राइस छीन लेता है और भीड़ में हंगामा मच जाता है। लूक और एग्जामिनर थोड़ी दूर बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। लूक कहता है, लगता है इस बार आधे से ज्यादा लोग पास हो जाएंगे। दोनों मानते हैं कि कम मूवमेंट होने से स्किल्स जज करना आसान होता है। तब एक आदमी आता है और पूछता है, क्या मैं सबसे पहले खत्म करने वाला हूं? वो एक चमकता हुआ पत्थर दिखाता है, रिगल ओर। एग्जामिनर बताती है, इसके 120 पॉइंट्स बनते हैं। वो पूछती है कि तुम इतने में ही रुक जाओगे? आदमी कहता है, हाँ, मेरा काम हो गया। वो बोलता है उसे मर्सनरी होने की वजह से रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब एक लड़का भागता हुआ आता है, हैरान होता है कि वो पहले क्यों नहीं पहुंच पाया। एग्जामिनर उसके हाथ में पकड़ी चीज देखती है और बोलती है, ये 160 पॉइंट्स की है। सब शॉक हो जाते हैं। वो समझाती है कि ये चीज उसके गांव में आम है, इसलिए ज्यादा रेयर नहीं मानी जाती। दूसरा लड़का उसका मजाक उड़ाता है कि इतनी आम चीज पर इतना घमंड क्यों। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं। अप्रेजल लड़की आंखें फैलाकर देखती है जब दोनों बेहद तेज रफ्तार से मूव करते हैं। एग्जामिनर बस इतना बोलती है, ओह, जैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया हो। तब एक आदमी आता है जिसके पीछे एक बड़ा सा लाल ग्रिजली घिसटता हुआ आ रहा होता है। वो जंगल के रास्ते से उसकी लाश खींचता हुआ ले आता है। सब देखकर हिल जाते हैं। वो शांत आवाज में कहता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लाए, तो ग्रिजली का गॉल ब्लैडर ले आया।
एग्जामिनर कंफर्म करती है 300 पॉइंट्स। वो आदमी बिना किसी रिएक्शन के बस हाँ बोल देता है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। सब सोचने लगते हैं कि ये बंदा है कौन। लड़की हैरान होती है कि लिखित टेस्ट फेल करने के बावजूद उसे ग्रिजली की पहचान कैसे थी। वो कहता है उसके गांव में ये कॉमन है, इसलिए देखकर ही पहचान लिया। अप्रेजल लड़की खाली नजरों से पूछती है, क्या किसी ने इसे लड़ते हुए देखा? एक आदमी बोलता है, सब कुछ उसके सामने हुआ था। फिर कहता है, पर असल में उसे कुछ दिखाई नहीं। तब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूना सीधा लाल ग्रिजली पर झपटता है। एक ही वार में वो दरिंदा गिर जाता है। अप्रेजल लड़की उसे घूर कर देखती रहती है। अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं होता। तभी सीन शिफ्ट होता है। अगला टेस्ट लोकेशन दिखाया जाता है, एक बहुत बड़ा अरीना। एग्जामिनर बताती है, ये टेस्ट इंसानों के बीच मॉक बैटल का होगा। इसका मकसद पास फेल नहीं बल्कि एबिलिटी चेक करना है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, मुकाबले 1-on-1 होंगे। एक कैंडिडेट समझ जाता है कि इस स्टेज को सीक्रेट रखा गया था ताकि कोई पहले से प्लानिंग न करे। तब एक भारी जिस्म का आदमी शांत लड़के को चैलेंज करता है। वो उसका मजाक उड़ाता है कि पहले पत्थर यूज करके सबको धोखा दिया। वो पूरी ताकत से हमला करता है, पर लड़का एक ही पंच में उसे बेहोश कर देता है। आदमी जमीन पर गिरा होता है। लड़का शर्मिंदगी से बोलता है, गुस्से में हो गया था इसलिए ऐसा कर बैठा। लड़की कहती है, इस रैंक पर होते हुए भी ये लड़का पहले ही मॉन्स्टर बन चुका है। ऑडियंस तालियां और शोर मचाती है। सब सोचने लगते हैं कि अब इसका सामना कौन करेगा। लड़की अंदाजा लगाती है शायद अगला ओपोनेंट एडी हो। वो ऑफिशियल से पूछती है क्या वो एक मैच के फाइटर्स चूज कर सकती है। ऑफिशियल थोड़ा हैरान होता है पर हाँ बोल देता है। ये रेयर होता है पर ठीक है। वो नंबर्स चूज करती है, 27 और 41, और अनाउंस होता है ये होगा 2 वर्सेस 1 मैच अगेंस्ट नंबर 53। सब शॉक हो जाते हैं। लोग कहते हैं क्या ये लड़की पागल हो गई है। ग्रीन बाल वाला लड़का शांत रहकर बोलता है, बहुत टाइम हो गया जब किसी ने मुझे हल्का समझाओ। लड़की लूक से पूछती है, क्या वो सच में ठीक है? दूसरी लड़की कहती है, शायद बिल्कुल ठीक है। लड़की चमक कर मुस्कुराती है। ये फाइट मजेदार होने वाली है। यूना तलवार पकड़कर आगे बढ़ता है। उसकी तलवार चमक रही होती है। कोई उसे मॉन्स्टर कह देता है। एक कोलोजियम जैसे अरीना में बहुत सारे स्टूडेंट्स जमा होते हैं। ऑडियंस सीट से यूना और एक चश्मे वाली औरत पूरा सीन देख रही होती है। यहीं पर माहौल पूरी तरह तन जाता है। लो बाजू बांधकर पूरे फील्ड को शांत नजरों से देख रहा होता है। उसका पोस्चर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं। उसके सामने एक आदमी तलवार पकड़े खड़ा होता है और उसके साथ एक छोटा सा लड़का। दोनों मैच के लिए तैयार लगते हैं। यूनिफॉर्म पहने एक आदमी बताता है कि ये दोनों आउल ड्रेक्स के मेंबर हैं। वो समझाता है कि पिछले साल आउल ड्रेक्स ने काफी नाम कमाया था जब उन्होंने एक बहुत खतरनाक गैंग को खत्म किया था। ये गैंग अपनी बेरहमी के लिए मशहूर थी, बॉस समेत, और दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स में गिनी जाती थी। ब्लॉन्ड बालों वाला छोटा लड़का इंट्रोड्यूस होता है, एडी हारकमन। बताया जाता है कि एडी आर्चरी का प्रोडिगी है। सीन दिखाया जाता है जहां एडी जंगल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसने ये सब अपने पिता से सीखा था, जो कभी आर्चरी रैंकिंग में नंबर 2 हुआ करते थे। कहा जाता है कि हर आर्चर एडी को जानता है क्योंकि उसकी स्किल और उसका नाम दोनों ही रिस्पेक्ट के लायक हैं। तब लो आगे बढ़ता है, आउल ड्रेक्स के दोनों मेंबर्स के सामने, उनका चोजन ओपोनेंट बनकर। उसकी तलवार चमक उठती है। इस बार वो पूरी सीरियसनेस के साथ लड़ने वाला होता है। रेफरी अपना हाथ उठाकर जोर से बोलती है, मैच शुरू। एडी तुरंत अपना धनुष पूरी ताकत से खींचता है। तीर बिजली की तरह लो की तरफ आते हैं, पर लो हैरान कर देने वाली स्पीड से उन्हें बचाता हुआ आगे बढ़ता है। तीर से बचकर वो सीधा आगे दौड़ता है। एक के बाद एक तीर आते रहते हैं, पर लो उन सबसे बच निकलता है। पल भर में वो दोनों के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। तलवारों की भयानक टकरार होती है। लो की तलवार और सामने वाले का हथियार बार बार टकराते हैं। फाइट इतनी तेज होती है कि 2 स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, हमें बस आवाजें सुनाई दे रही हैं, दिख कुछ नहीं रहा। लो का ध्यान बिल्कुल एक जगह होता है। वो एक जबरदस्त हमले को नीचे से ऊपर की जोरदार स्ट्राइक से रोकता है। फिर वो उछलकर ऊपर से भारी वार करता है। एक के बाद एक तेज हमले गिरते हैं। हमले की ताकत से आउल ड्रेक्स का एक मेंबर पीछे जाकर गिर जाता है। भीड़ में हंगामा मच जाता है। एक आदमी डर के मारे चिल्लाता है, ये क्या था? लो शांत कदमों से आगे बढ़ता है। जब दोनों ओपोनेंट्स जमीन पर पड़े होते हैं, लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद लो टॉप नाइट रैंकिंग्स के पास होगा, पर जो ताकत उसने दिखाई वो किसी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लो पूछता है, क्या तुम दोनों किसी और रैंकिंग में भी हो? एडी जवाब देता है, मैं आर्चरी रैंकिंग में नंबर 42 हूं। उसका पार्टनर कहता है, मैं मर्सिनरी रैंकिंग में 753 हूं। लो मन ही मन सोचता है, अगर उन्हें हरा दिया तो वो ट्रिपल डिजिट रैंकिंग के करीब पहुंच जाएगा। तब अचानक हरी एनर्जी लो के चारों तरफ फैल जाती है।
पूरा अरीना हिल सा जाता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। एडी भी हिला हुआ होता है लो की अचानक बदली हुई प्रेजेंट से। यूना तुरंत पहचान लेती है, ये प्राणा है। उसकी मारकर आंखों से वो देख पाती है कि ये प्राणा कितना इंटेंस है। एडी समझ जाता है कि रैंकिंग सिर्फ प्रोफेशन से नहीं होती, लो की ताकत इस बात का सबूत होती है। एडी बोलता है कि वो सिर्फ आर्चरी रैंकिंग में ही नहीं बल्कि कैंपर रैंकिंग में भी प्रिसीजन शूटिंग के लिए मशहूर है। उसकी आंखें फोकस करती हैं। वो एक बहुत ही प्रिसाइज तीर छोड़ता है। तीर जमीन पर लो के बिल्कुल पास लगता है, बस थोड़ा सा चूक जाता है। लो और तलवारबाज फिर से आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तलवारबाज कंफ्यूज हो जाता है लो के शांत और अटूट पोस्चर से। तब लो अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है। हरी रोशनी से उसका शरीर चमक उठता है। अगले ही पल लो सामने के पीछे होता है। उसकी स्पीड और ताकत दोनों ही दबाव बना देते हैं। बचा हुआ ओपोनेंट अपनी तलवार गिरा देता है। शांत आवाज में कहता है उसे बाद में काम है और वो अपने पार्टनर की तरह बेहोश नहीं होना चाहता। लो उसे चुपचाप देखता है, कोई रिएक्शन नहीं देता। वो धीरे से बोलता है, मॉन्स्टर। लो सीधा खड़ा रहता है। जब लोग सोचने लगते हैं ये लड़का असल में है कौन, सब हैरान होते हैं कि उसने 2 ट्रिपल डिजिट रैंकर्स को हरा दिया। यूना खुशी और हैरानी से पूरा सीन देखती है। रेफरी मैच रोक देती है। जज अनाउंस करता है कॉन्टेस्टेंट नंबर 53 विनर है। चश्मे वाली औरत देखती है कि यूना भाग रही है। वो उसे आवाज देती है। यूना कॉरिडोर से भागकर एक डेटा टर्मिनल की तरफ जाती है। कंप्यूटर पर बैठकर तेज टाइपिंग शुरू करती है। स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव अप्रेजर डेटाबेस का रिजल्ट दिखाई देता है। यूना लो का प्रोफाइल ढूंढ निकालती है। वो देखकर हैरान होती है, न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, न कोई सीक्रेट बैकग्राउंड। वो खुशी से सोचती है, जैकपॉट। उसे समझ नहीं आता इतना टैलेंट इतने टाइम तक छुपा कैसे रहा। यूना एक सील्ड चेंबर में जाती है, फिर पूरे जोश के साथ लो की तरफ दौड़ती है। जोर से बोलती है, मुझे अपनी एक्सक्लूसिव अप्रेजर बना लो। तुरंत भीड़ लो के इर्द गिर्द जमा हो जाती है और लोग भी उसे रिक्रूट करना चाहते हैं। यूना घबरा जाती है, वो देर से आ गई। लो ऑलरेडी रिक्रूटर से घिरा होता है। लो कंफ्यूज होकर पूछता है, एक्सक्लूसिव अप्रेजर क्या होता है। यूना तुरंत बोल पड़ती है, मैं बताती हूं। वो समझाती है, एक्सक्लूसिव अप्रेजर एक ऐसा इंसान होता है जो रेगुलरली किसी रैंकर के स्टैट्स चेक करता है और अपडेट करता रहता है। नॉर्मली रैंकिंग अपडेट करवाने के लिए लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है और लाइन में वेट करना पड़ता है, पर एक्सक्लूसिव अप्रेजर के साथ रैंकिंग कभी भी तुरंत अपडेट हो सकती है। वो एक शीशे जैसा डिवाइस दिखाती है जिससे रियल टाइम स्टैट्स देखे जा सकते हैं। यूना लो को कहती है कि अगर वो फास्ट रैंकिंग बढ़ाना चाहता है तो उसे किसी एक्सक्लूसिव अप्रेजर को हायर करना चाहिए। लो मन ही मन सोचता है, उसे वाकई रैंकिंग जल्दी बढ़ानी है। वो यूना की तरफ मुड़ता है और कहता है, मेरी एक शर्त है। भीड़ के बीच लो सबसे एक सवाल पूछता है। गंभीर आवाज में बोलता है, क्या यहां कोई है जो मुझे एडवेंचरर रैंकिंग के टॉप 10 तक पहुंचा सके। यूना और बाकी सब लोग हैरान रह जाते हैं। भीड़ में धीमी आवाजें गूंजने लगती हैं। टॉप 10? ये लगभग नामुमकिन है। वो जगह मॉन्स्टर्स से भरी होती है। कोई कहता है सिर्फ तलवारबाजी काफी नहीं होगी। लो शांत रहता है, जैसे ये सब उसे पहले ही पता हो। यूना उसे देखकर और भी हैरान हो जाती है। जैसे ही लो जाने के लिए मुड़ता है, यूना मुट्ठी भींच लेती है। वो जोर से आवाज लगाती है और उसके पीछे भागती है, रुक जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। एक बड़ा सा एकेडमी जैसा बिल्डिंग दिखाई देता है। वहां बैठकर यूना लो से पूछती है, तुम टॉप पर क्यों जाना चाहते हो। लो सीधे बोलता है, ये तुम्हारा काम नहीं। यूना जिद पकड़ लेती है, तो फिर मैं इसे अपना काम बना लूंगी। वो पूरे जुनून से कहती है, मैं तुम्हारी एक्सक्लूसिव अप्रेजर बनूंगी और तुम्हें टॉप 10 तक लेकर जाऊंगी। लो मना कर देता है, कहता है वो किसी बच्ची को खतरे में नहीं डालना चाहता। यूना तुरंत विरोध करती है। वो बोलती है कि सबसे पहले वो एक अप्रेजर है और टेक्निकली लो खुद भी एक बच्चा ही है। लो शांत आवाज में जवाब देता है, चाहे तुम बच्ची ना भी होती फिर भी वो किसी को हायर नहीं करता। वो थोड़ा रुकता है, फिर कहता है कि वो अपनी सिचुएशन में किसी और को घसीटना नहीं चाहता। तब यूना आगे बढ़ती है, आंखों में पक्का इरादा होता है। वो बोलती है कि उसे भी कुछ करना ही होगा। वो जज्बात में कहती है कि उसका मिशन भी उतना ही जरूरी है, चाहे उसकी जान क्यों ना लग जाए। यूना जिद से बोलती है कि वो लो के साथ मिलकर ये काम पूरा करना चाहती है। लो चुप रहता है। वो उसकी बात सुनता रहता है। दिल के अंदर उलझन होती है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगता है। यूना उसके पास ही चलती रहती है, अब भी उसे सपोर्ट करने की उम्मीद के साथ। लो को अपना गोल याद आता है, आइलैंड तक पहुंचना और सबको वापस लाना। आखिरकार वो मानता है कि उसके पास भी एक काम है जो उसे पूरा करना ही होगा। लो और यूना एक बड़े और शानदार बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। यहीं से उनका सफर साथ में शुरू होता है। यूना खुशी से बोलती है, मेरा नाम ल्यूक एमरल्ड है और मैं तुम्हें टॉप रैंकर बनाकर रहूंगी। लो अपना नाम बताता है और इस पार्टनरशिप को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। एक साइलेंट वादा होता है,
अब ये दोनों पार्टनर्स हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। रात का वक्त होता है। एक छोटा सा कोजी इन दिखाई देता है। ये उनका नया टेम्पररी बेस होता है। यूना जोश में लो को रूम दिखाती है जो उसने रेंट पर लिया होता है। वो एक एक चीज प्राउड फील के साथ बताती है। लो शांति से अंदर आता है और उसकी प्लानिंग की तारीफ करता है। यूना बोलती है, अरे कुछ खास नहीं, पर थोड़ी सी घबरा जाती है। तब यूना चिल्लाती है, तुम्हें यह जगह रोमांटिक वेकेशन स्पॉट जैसी लग रही है क्या? लो तुरंत सॉरी बोलता है और कहता है कि वो बस केयरफुल रह रहा था। यूना इमेजिनेशन में लो को टॉप एडवेंचरर बनते हुए देखने लगती है। लो उसे याद दिलाता है कि इसे किसी और का प्रॉब्लम समझकर मत देखो। यूना तुरंत जोश से हाँ बोलती है। वो लो की तलवार की तारीफ करती है, पर साथ ही बोलती है कि बाकी चीजों में वो थोड़ा सा हमेशा लॉस्ट रहता है। लो बोलता है ये बात उसने पहले भी काफी सुनी है। तब यूना अनाउंस करती है, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। वो एक्साइटेड होकर दिखाने लगती है। लो की नई रैंकिंग होती है, एडवेंचरर रैंकिंग 2739। यूना उसे बधाई देती है और कहती है कि करंट सिस्टम के हिसाब से ये काफी इंप्रेसिव है। लो हैरान होता है। वो सोच रहा होता है कि शायद वो 3 डिजिट